हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ध्यान एकेडमी। हम लोग नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स की विजन आईएएस की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। ये मंथली मैगजीन है और ये इनकी वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको ऐसे लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। तो आप इसमें अब तक हम लोगों ने दो पार्ट इसके दो वीडियोस में कवर किए हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और दूसरा पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इकोनॉमी के पोर्शन को पढ़ेंगे। ये देखा गया है कि जैसे पॉलिटी का वीडियो 3 घंटे से ऊपर का बन गया है, इसी तरीके से आईआर का जो वीडियो है वो 2 घंटे से ऊपर का बन गया है। तो ये टारगेट है कि थोड़ा सा स्पीड में किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी एनवायरनमेंट ये पोर्शन और थोड़ा लेंदी होते हैं। अगर जो इतनी स्लो तरीके से किया जाएगा तो आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा और क्या कहते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबे बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, रिवीजन करने में दिक्कत होगी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज से चीज़ें छूटने ना पाएँ और थोड़ा सा उन चीज़ों पे ही फोकस किया जाए जो कि जो महत्वपूर्ण है। छूटेगा कुछ भी नहीं, आपको जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन जैसे लाइन टू लाइन रीडिंग नहीं की जाएगी, जैसे मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में करने की कोशिश की है कि उसको इंग्लिश में पढ़ना, बाद में हिंदी में उसको एक्सप्लेन करना। तो ये थोड़ा सा लेंदी बन जा रहा है इस तरीके से, तो काफ़ी टाइम मुझे बनाने में वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए समस्या होगी। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इकॉनमी वाले पोर्शन में। पहला है इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026, फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स। इसके अंदर है द कोड ऑन वेजेस 2019, the Industrial Relation Code 2020, the Code on Social Security 2020, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020। अगली न्यूज है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, फिर है मैरीटाइम सेक्टर इन इंडिया, और अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ दी गई हैं, न्यूज इन शॉर्ट्स। इसमें पहली है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। फिर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या होता है, आईपीओ, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। फिर डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च टू मॉडर्नाइज वेयर हाउसिंग एंड बूस्ट पीडीएस ट्रांसपेरेंसी, और लास्ट में है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC 2025। तो इतनी चीज़ें हमें इकोनॉमी के पोर्शन में पढ़नी है। और अगला फिर यहाँ से आप देखिए सिक्योरिटी वाला पोर्शन आरंभ हो जा रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इन न्यूज़ को कवर किया जाना चाहिए और क्या क्या इन न्यूज़ के अंदर करंट अफेयर्स में कवर किया गया है, इनका स्टैटिक पोर्शन क्या है। तो ये इकोनॉमी है और इसमें पहली न्यूज़ है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो अभी ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? तो आप देखिए यूनियन कैबिनेट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, तो इनको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है और हम लोग वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स तो शायद लास्ट में छोटा सा दिया गया है। तो अभी देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन क्या है। तो इसकी जो अनाउंसमेंट किया गया था, यानी घोषणा की गई थी, तो यूनियन बजट 2025-26 में की गई थी। इस मिशन का विजन क्या है? प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल एंड डिजिटली ड्रिवन फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसके लिए फाइनेंशियल आउटले कितना निर्धारित किया गया है? 25,060 करोड़ रुपीज। इसकी टाइमलाइन 6 ईयर है। इस मिशन के अंतर्गत किन सेक्टर्स को टारगेट किया गया है? तो ऐसे क्षेत्र जो अभी हाल ही में ग्लोबल टैरिफ एस्केलेशन से इम्पैक्टेड हुए थे, इनमें है टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स एंड मैरीन प्रोडक्ट्स। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। की ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप एक बार इस बॉक्स में देखिए। टू फैसिलिटेट access to affordable trade finance for MSMEs, enhance export readiness through compliances and certification supports, to improve market access and visibility for Indian products, and to boost export from non-traditional districts and sectors। तो ये इसके important objectives हैं, आप इनको एक बार देख लेना अच्छे से। तो मिशन को किस तरीके से आर्किटेक्चर किया गया है, यहाँ पे आप देखिए। ये मिशन
दो सब स्कीम्स के थ्रू लागू किया जाएगा। पहली है निर्यात प्रोत्साहन, जिसे फाइनेंशियल सपोर्ट, एक तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है निर्यात प्रोत्साहन। और दूसरी है निर्यात दिशा, ये नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट की स्कीम है। निर्यात प्रोत्साहन स्कीम में मार्केट डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस तक एक्सेस प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। वहीं निर्यात दिशा के तहत एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कंप्लायंस सपोर्ट पर मेन फोकस किया जाएगा और इससे ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और इन सब प्रयासों से मार्केट रेडीनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये था निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा सब स्कीम्स हैं जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की क्या आवश्यकता है, ये चीज़ की बात की गई है। तो अब तक एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए जो भी स्कीम्स हैं काफ़ी फ्रेगमेंटेड हैं, उनको क्या करना है, उनका कंसोलिडेशन करना है। कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जो पहले से स्कीम्स हैं उनको कंसोलिडेट फॉर्मेट में लाना है। पहले से कुछ लागू स्कीम्स के एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम्स एंड मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स, इनको एक साथ लाया गया है। फिर है लॉजिस्टिक्स, जो चैलेंजेज हैं उनको दूर करना है। इन लॉजिस्टिक्स चैलेंजेज में क्या है, इनकी जो कॉस्ट है काफ़ी हाई है लॉजिस्टिक्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इनएडिक्वेट है, फिर क्या है, ट्रांजिट में काफ़ी डिले होता है और शिपिंग डिसरप्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि रेड सी रूट्स में आपको आसानी से देखने को मिलेगा। कुछ मार्केट एक्सेस के जो चैलेंजेज हैं उनको भी दूर करना है। इन चैलेंजेज में क्या है, लिमिटेड विजिबिलिटी एंड बायर्स कनेक्शंस, आप देख सकते हैं। इन जो बायर्स की विजिबिलिटी इशू को सॉल्व करना है। मार्केट एसेस तक न्यू मार्केट की पहचान करनी है, आइडेंटिफाइंग न्यू मार्केट्स। फिर है रेगुलेटरी चैलेंजेस को इसमें ध्यान में रखा गया है। ये जो रेगुलेटरी चैलेंजेज हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जैसे डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और पैकिंग लिस्ट, इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, जो कि कंपटीशन, ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ एंड अदर कंस्ट्रेंट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है इनको। कंपटीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी लेस कॉम्पिटिटिव हैं, जैसे चाइना और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में। इसी तरीके से ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ में आप देखने को ये मिल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे यूएस ने अभी बहुत तेज़ी से 50% का जो हमारे ऊपर हमारी गुड्स पे टैरिफ्स को इम्पोज किया है। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी का एक काफ़ी बड़ा एग्जांपल है। केवल इंडियन गुड्स पे ही नहीं, उसने इंटरनेशनल लेवल पे कई कंट्रीज़ के खिलाफ ऐसा किया है, कई कंट्रीज़ के अगेंस्ट। और दूसरे कुछ इशूज हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड, सप्लाई चेन डिसरप्शन से रिलेटेड हैं। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, डेटा बैंक। तो ओवरव्यू ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर, तो ये 2024-25 में जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, इसमें जो एक्सपोर्ट का शेयर है इंडियन जीडीपी में, वो लगभग 21% के आसपास है कंट्रीब्यूशन। फिर है इसी तरीके से लगभग 45 मिलियन लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में। और अप्रॉक्सीमेटली 45% जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है वो किसके द्वारा हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर द्वारा हो रहा है। और जो इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में जो इंडिया का शेयर है वो कितना है, लगभग 2.5% यानी 2.5% के आसपास है। तो ये चीज़ें आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी समझने में। आगे चलते हैं। भारत के जो एक्सपोर्ट लैंडस्केप है उसको मजबूत करने के लिए कुछ और भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। नंबर 1 है इसमें फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसी तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, और ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड है। एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स भी इसी में शामिल है। तो फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन में न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च की गई थी। इसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक ई कॉमर्स एंड हाई टेक प्रोडक्ट्स पे फोकस किया गया है। इसी तरीके से
रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस स्कीम एक लॉन्च की गई थी। ये इसलिए लॉन्च की गई थी जिससे टैक्स एंड ड्यूटी रिइम्बर्समेंट्स प्रोवाइड किया जा सके, किसको, एक्सपोर्टर्स को। और ये फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और स्टील जैसे सेक्टर्स को काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है इस स्कीम के थ्रू। फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स के तहत कंप्लायंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन रिफॉर्म्स लागू किए गए और इसके थ्रू लगभग 42,000 कंप्लायंसेस रिड्यूस्ड हुई हैं और 3,800 प्रोविजंस डिस्क्रिमिनलाइज्ड किए गए हैं, जिससे बिजनेस के प्रोसेस को बढ़ावा मिल सके या उसमें सुधार किया जा सके या उसको इजी बनाया जा सके। तीसरा है, इसी में अदर है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया गया है जिससे अप्रूवल्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इसमें शामिल है ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में हम जानते हैं कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड पीएम गति शक्ति जो स्कीम है उसको लागू किया जा रहा है देश में। ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड के तहत ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, आइस गेट डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। और एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स NPOP को लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। आगे चलते हैं, क्या और किया जा सकता है इसके अलावा जिससे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको फाइनलाइज किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हमारी मार्केट एक्सेस इंप्रूव हो सके हमारी कंपनियों के लिए, और हमारी जो कंपनियां हैं वो यूरोप, सेंट्रल एशिया आदि अनेक देशों तक पहुंच सकें। दूसरा है हार्नेस डिमांड फॉर हाई वैल्यू टेक्निकल सर्विसेज। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर जैसे क्षेत्रों में टेक्निकल एक्सपर्टाइज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर है स्ट्रेंथनिंग एमएसएमई एक्सपोर्ट। तो जो एमएसएमईज हैं उनको ट्रेन किया जाना चाहिए एक्सपोर्ट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में, जिससे उनको प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड्स का पता चल सके। फिर है स्ट्रेंथन इनोवेशन एंड वैल्यू एडिशन। तो अपेडा ने एक एग्जांपल दिया गया है। अपेडा ने भारती नामक एक क्या कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इनोवेशन एंड न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फिर एक और चीज़ है जो की जा सकती है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को अनलॉक किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सेपरेट कस्टम सुपरविजन्स को जज किया जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है। क्रिएट नेशनल ट्रेड नेटवर्क, इसे यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में प्रपोज किया गया है और इसकी हेल्प से क्या मदद मिलेगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो प्रोसेसेस हैं उनको एक सिस्टम पर लाया जा सकेगा। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकेगा और क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं उन्हें एसिमेट्रिकल बनाया जा सकेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक बॉक्स में दूसरे स्कीम्स को दिया गया है जो कि अभी लॉन्च की गई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एक्सपोर्टर्स। इसके ऑब्जेक्टिव में मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट और लिक्विडिटी को इन्हेंस करने की बात की गई है। साथ ही साथ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो क्रेडिट सपोर्ट निर्धारित किया गया है वो है 20,000 करोड़ कोलैटरल फ्री क्रेडिट। ठीक है, विद 100% गारंटी कवरेज बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। तो ये कोलैटरल फ्री क्रेडिट क्या होता है? कोलैटरल, जब आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर दो तरीके का लोन होता है। एक, कभी कभी आपको कुछ लोन लेने के लिए कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, तब उसको कोलैटरल फ्री क्रेडिट नहीं बोलेंगे। जब आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा तो उसको क्या होता है, कोई संपत्ति हो गई, कोई ज़मीन हो गई, कोई पेपर हो गए, तो शेयर के पेपर्स हो गए, ठीक है, या किसी भी टाइप के दूसरे आपके जो वो एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी हो, उनको गिरवी नहीं रखना पड़ता है, तो उसे कहते हैं कोलेटरल फ्री क्रेडिट। इससे बेनिफिट, इसका बेनिफिट किसको किसको होगा? एमएसएमई और नॉन एमएसएमई एक्सपोर्टर्स दोनों को होगा। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा NCGTC, ये है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ओवरसाइट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जो कि एक मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म की गई है, किसके?
अंडर में चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी। DFS मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी होंगे उनकी चेयरमैनशिप में एक मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म की जाएगी। तो इस तरीके से ये था क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एक्सपोर्टर। तो ये दोनों न्यूज़ यहीं तक थी और अब तक हम लोगों ने लगभग इसके कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, सब कुछ कवर हो गया है। इसी तरीके से बाकी न्यूज़ को करेंगे। अब आप लोगों को कोई सहूलियत मिल रही है या बेनिफिट मिल रहा है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, या अभी भी इसमें कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो उसको भी बताइए। आगे कुछ न्यूज़ और पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगली न्यूज़ है इसमें मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अभी नीति आयोग की फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड डिलाइट के साथ मिलकर 10 ईयर रोड मैप लॉन्च किया गया है या उसे अनवील्ड किया गया है। और इस 10 ईयर रोड मैप का नाम है री इमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज रोड मैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो इस रोड मैप को 10 ईयर रोड मैप को अनवील्ड किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। अब इसके कुछ रोड मैप के कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो कौन से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी एनेबलर्स हैं इसमें? तो इसमें हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एडवांस मटेरियल्स, डिजिटल ट्विंस। इसमें है वर्चुअल डेटा ड्रिवन रेप्लिकास ऑफ फिजिकल सिस्टम एंड रोबोटिक्स। तो ये सभी टेक्नोलॉजी एनेबलर्स हैं। और इस रोड मैप के की फीचर्स क्या क्या हैं? तो इसमें 13 प्रायोरिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को फोकस किया जाएगा और इनकी पहचान की गई है 13 प्रायोरिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फ्रंटियर जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो अभी हमने देखा है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, ये इन सेक्टर्स में ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो सकती हैं। और इन जो 13 सेक्टर्स हैं उनमें कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स टू ग्रीन एनर्जी, इस तरीके के सेक्टर्स शामिल हैं। तो की फीचर्स में पहला है सेक्टर फोकस्ड अप्रोच को अपनाया जाएगा। फिर है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन पर फोकस किया जाएगा। और इसमें क्या हो सकता है? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरीके से डिजिटल ट्विंस को सिमुलेट रियल टाइम फैक्ट्री इन्वायरमेंट्स डेवलपमेंट करने के लिए। फिर एडवांस मटेरियल्स को प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने तथा सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। फिर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का यूज किया जाएगा प्रिसीजन को इम्प्रूव करने, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने और सेफ्टी को मजबूत करने के लिए। तो आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है? एक तरीके से इससे इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जो लो प्रोडक्टिविटी के साथ एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं उन्हें हाई प्रोडक्टिविटी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे क्या और साथ में क्या होता है कि इकोनॉमी में बैलेंस आता है। फिर है एम्प्लॉयमेंट। तो इसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज होता है उसकी वजह से जो जॉब्स क्रिएशन होता है वो एवरी डायरेक्ट जॉब पर इनडायरेक्ट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो एक तरीके से आप इसको सिंपली समझ लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। फिर है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर ही हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स एंड एनर्जी इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 के समय हम लोगों ने ये देखा था कि जो APIs, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ पे। और कोविड-19 के समय हमने देखा था कि इन पे क्या हुआ ना, इनका जो इंपोर्ट था वो काफ़ी लिमिटेड हो गया था। तो इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था, निगेटिव इम्पैक्ट रहा था। फिर है इनोवेशन, स्पिल ओवर्स क्रिएट हो सकता है क्योंकि इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है और जो भी स्किलिंग होती है वो इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी गेन्स को इम्प्रूव करती है। फिर रीजनल बैलेंसेस को हम अचीव कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा, हम जो ग्रोथ है उसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं और Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है। इससे माइग्रेशन डिस्ट्रेस को भी
कम किया जा सकता है। तो इस तरीके के रीजनल इम्बैलेंसेस इस तरीके से रीजनल इम्बैलेंसेस को समाप्त करके बैलेंस एक क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए, एक है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है। इसका मेन फोकस है रूरल एरियाज पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर। क्या करने के लिए कि रीजनल जो डेवलपमेंट है उसको बैलेंस किया जा सके। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चर सेक्टर का क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है आपने देखा है यहाँ पर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्टेटस क्या है अभी इंडिया में। तो पहला है, जीडीपी में लगभग 17% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है। फिर है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इंडिया का कितना शेयर है, लगभग 3% के अराउंड है। एम्प्लॉयमेंट, टोटल वर्कफोर्स जो जनरेट हुआ 2023-24 में, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। तो टोटल वर्कफोर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो 11.4% था। इसी तरीके से जो भी हमें एफडीआई प्राप्त हुआ है 2024-25 में, टोटल मिला था हमें एफडीआई कितना मिला है, 81.4 बिलियन। इसमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एफडीआई मिला है 23.5%, लगभग 19.04 बिलियन, यानी 19.04 बिलियन। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ सेक्टोरल परफॉर्मेंस दी गई है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है इंडिया। और इसकी वजह से 2024-25 में जो मोबाइल्स का इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई है, कितनी, 0.02%। फिर फार्मा सेक्टर में इंडिया की पोजीशन है 3rd बाई वॉल्यूम एंड 14th बाई वैल्यू। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये डाटा आप कहीं भी अपने मेंस एग्जाम से लेके बाकी पीटी एग्जाम तक याद कर सकते हैं। क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में। तो पहला है फंडिंग गैप। इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट द्वारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को काफ़ी लिमिटेड मात्रा में फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, जितनी ज़रूरत है उतनी प्रोवाइड नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं इनका जो भारत में एडॉप्टेशन है या एडॉप्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो केवल कितना है, 2.5%। जो शेयर रहने वाला है 2035 तक वो केवल 2.5%, यानी 2.5% ही रहेगा, ऐसा नीति आयोग कह रहा है। फिर हमने देखा है कि लो इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट है। 2023 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, 0.64%, जबकि चाइना कितना इन्वेस्ट कर रहा है, लगभग 2.5% अपनी जीडीपी का। बहुत सारे स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं, काफ़ी टाइट रेगुलेशंस हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो एमएसएमई है वो काफ़ी स्मॉल सेक्टर्स में ही बने रहना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे उनको टैक्सेस को और रेगुलेशंस को अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि रोजगार क्षमता उनकी कम ही रहती है हमेशा, और वो स्केलेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अप्रॉक्स 35.5% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज अकाउंटेड बाय एमएसएमईज। भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काफ़ी इम्बैलेंस है। जो भारत की ग्रोथ है वो सर्विस लेड है, मीन्स यहाँ पर सर्विस ड्रिवन ग्रोथ है, सर्विसेज, यानी सर्विस सेक्टर तेजी से विकसित हुआ है और जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया है। जैसे सर्विस जो सेक्टर है वो जीडीपी में उसका शेयर लगभग कितना है, 55%, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काफ़ी कम है, अभी हमने देखा था। इससे क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, उससे कैसे मिल रहा है कि जो सर्विसेज होती हैं वो हाई प्रोडक्टिव होती हैं, बस उनमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तुलना में उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेबिलिटी कम होती है। इस तरीके से एक तरीके से ग्रोथ तो तेजी से होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बना रहता है इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलने से। इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर होता है। आगे देखिए, लो लेबर प्रोडक्टिविटी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
जो पर आवर जीडीपी वर्किंग इंडिया में है वो कितनी है, $8 है। और इस वजह से भारत विश्व में 133वें यानी 133 रैंक पर है, जो कि काफ़ी पीछे है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भारतीय राज्यों में अनइवन है, अनइक्वल है। केवल 5 राज्य जो हैं वो लगभग 54% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आगे यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात की गई है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। पहला है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, ये 2014 में लॉन्च किया गया था। और इसका टारगेट था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में जो शेयर है उसको इंक्रीज करके 25% तक करना है 2025 तक, और लगभग 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है। साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करना है 12 से 14% तक प्रति वर्ष। इसी तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम 2020 में लॉन्च की गई थी। इसमें 14 की सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022। इसका मेन टारगेट था लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 2030 तक जीडीपी के 8% तक कम करना है, और इसे लगभग अचीव भी कर लिया गया है। अभी हाल ही में ये देखा गया है कि भारत की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 7.97% आ गई है, जो जीडीपी की 7.9%। अगली स्कीम है मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ये माइटी जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में है। इसका एम क्या है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट की 50% जो कॉस्ट होगी उसको इंसेंटिव के तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सेमी कंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करना है या उसको अट्रैक्ट करना है। अगला है पीएम गति शक्ति। इसका कोर एम था कि आत्मनिर्भर भारत और 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करना है। फिर है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। इसके तहत कम्पिटिटिव ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स को डेवलप करने की टारगेट किया गया था। आगे कंक्लूजन है, आप इसको देख लेना। तीसरी न्यूज है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। इसे लॉन्च किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा लॉन्च की गई है यह रिपोर्ट। और इसमें ग्लोबल वेल्थ शेयर्स के बारे में बताया गया है कि जो टॉप 10% पॉपुलेशन के लोग हैं उनके पास लगभग 70% ऑफ टोटल वेल्थ है, 75%। इसी तरीके से नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास केवल 2% वेल्थ है। फिर है इनकम डिवाइड की बात की गई है यहाँ पर। ऊपर के जो 10% लोग हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है, वो जो नीचे के 90% लोग हैं उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो विश्व के सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं उनमें से आधे लोग 10% से भी कम ग्लोबल अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल अर्निंग का 10% से भी कम भाग वो अचीव कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है क्लाइमेट इनइक्वालिटी के बारे में, कार्बन डिवाइड की चर्चा की गई है। तो विश्व की जो सबसे पुअर 50% जनसंख्या है, जो 50% जनसंख्या में नीचे से जो लोग आते हैं वो केवल 3% यानी 3% कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो 10% वेल्दियस्ट पीपल हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 77% कार्बन एमिशंस के लिए ग्लोबल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल हैं। और इस स्टार्क डिस्पैरिटी की वजह से क्या हो रहा है, जो रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। जो लोग सबसे कम एमिशन कर रहे हैं वो सबसे कार्बन एक्सपोजर की तरफ या क्लाइमेट एक्सपोजर की तरफ सबसे ज़्यादा वर्नेबल हैं, और जो क्लाइमेट शॉक्स हैं उनके लिए वो एक्सपोज्ड हो रहे हैं। आगे है सिस्टमैटिक ग्लोबल फाइनेंशियल इनइक्वालिटी। तो इस सिस्टमैटिक ग्लोबल फाइनेंशियल इनइक्वालिटी की वजह से एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज क्रिएट हो रहा है। ये एक तरीके का विशेषाधिकार है वैश्विक वित्तीय प्रणाली की इनइक्वालिटी का,
इससे क्या हो रहा है, जो रिच कंट्रीज हैं वो सस्ते रेट पर या सस्ती दरों पर ऋण ले रही हैं, और क्या हो रहा है कि जो उनको हायर रिटर्न मिल रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जहां पे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वहां पर उनको हायर रिटर्न गेन हो रहा है। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो अमीर देश होते हैं वो बहुत कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकते हैं, और उनकी जो मुद्रा होती है जैसे डॉलर है, यूरो है, उनको सुरक्षित माना जाता है। इसलिए उन्हें आसान किस्तों पर ऋण मिल भी जाता है, और उस वो जो आसान किस्तों पर जो ऋण मिलता है उसको जब वो दूसरे देशों में निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें अधिक बेनिफिट्स मिलते हैं। जबकि गरीब देशों के क्या होते हैं, उनको जो ऋण मिलता है, उनकी जो बोरोइंग है वो काफ़ी कॉस्टली है, और इस वजह से क्या होता है, जो उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो रिच कंट्रीज की तुलना में कम बेनिफिशियल होता है या कम गेन करता है, उस पर जो लाभ मिलता है वो कम होता है। अब इस पूरी व्यवस्था की वजह से क्या हो रहा है कि जो वेल्थ ट्रांसफर है वो गरीब देशों से अमीर देशों की तरफ हो रहा है। और इसमें बताया गया है कि लगभग प्रत्येक वर्ष 1% ग्लोबल जीडीपी का 1% जो भाग है वो गरीब देशों से निकलकर अमीर देशों की तरफ ट्रांसफर हो जा रहा है। और चिंताजनक बात यह है कि यह जो 1% ग्लोबल जीडीपी की या जो वैल्यू है यह इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जो पूरी दुनिया में ग्लोबल डेवलपमेंट सहायता दी जा रही है उसकी लगभग 3 गुना है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ग्लोबल फाइनेंशियल इनइक्वलिटी की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आगे है इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बात की गई है। तो इंडिया में टॉप 10 अर्नर्स के पास 58% नेशनल इनकम है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% नेशनल इनकम का भाग है। इसी तरीके से यहाँ पर वेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। जो देश के 10% सबसे अमीर लोग हैं वो देश की 65% नेशनल वेल्थ पर उनका अधिकार है। इसी तरीके से 1% ऊपर के टॉप जो 1% लोग हैं वो लगभग 40% टोटल नेशनल वेल्थ को एक्युपाई करते हैं। इस इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम आती हैं? पहली चीज़ तो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड स्टैग्नेशन देखने को मिलता है। इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और एजुकेशन ये सभी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं जब लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे एनीमिया है वो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को इम्पैक्ट करती है, और इससे क्या होता है कि जो हाउस होल्ड की इनकम होती है वो रिड्यूस होती है, और फाइनली देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा बोला गया था NFHS 5 में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो बाद में रिलीज किया गया है। इसी तरीके से इंटरजनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप देखने को मिलता है, और यह इंटरजनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप है ये सोशल मोबिलिटी को कम करता है। क्लाइमेट एक्शन को अंडरमाइन किया जाता है। जो अमीर देशों द्वारा या अमीर लोगों द्वारा कार्बन एमिशन किया जाता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को पड़ता है गरीब लोगों पर। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक एग्जांपल है कि पर कैपिटा कार्बन एमिशन आर लो इन डेवलपिंग कंट्रीज। गरीब देशों में या विकसित देशों में जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है उसका जो वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल कार्बन एमिशन का वो सबसे ज़्यादा गरीब और विकासशील देशों पर ही देखने को मिलता है। फिर है इंक्रीज्ड वर्नेबिलिटी एंड डेप्थ। जो भी इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं या रिसेशन आता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसके लिए सबसे ज़्यादा वर्नेबल कौन से लोग होते हैं? जो पुअर होते हैं या लो इनकम वाले लोग होते हैं, जैसे इन्फॉर्मल सेक्टर के हाउस होल्ड्स। इससे जो ब्रॉडर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है उस पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक हमने एग्जाम्पल देखा था कोविड-19 के समय, जब लॉकडाउन लगाया गया तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ था वो किस पे हुआ था? माइग्रेंट वर्कर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में देखने को मिलती हैं। इनका पॉलिटिकल जो गरीब लोग होते हैं उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सबसे कम होता है, और इससे क्या होता है कि एक इकोनॉमिक डिवाइड और पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट होता है, और सोशल पोलराइजेशन को बढ़ावा मिलता है सोसाइटी में, और इस तरीके से ट्रस्ट और डेमोक्रेसी का इरोजन हो जाता है या एक इरोजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें थी जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे
आगे भी होगा तो हम देखते हैं उसको। यहाँ तो आगे कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पर चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं कि हम कैसे इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। तो पहला है गिनी इंडेक्स एंड फिर है कुजनेट्स रेशियो। ये दो चीज़ें हैं, इनकी हेल्प से हम गिनी इंडेक्स को जो इसमें जो इनइक्वालिटी को रेंज किया जाता है वो 0 से 100 के मेजर्स पैरामीटर्स पर किया जाता है। जो 0 की तरफ अगर जो वैल्यू ज़्यादा है तो वो इक्वालिटी को दिखाती है, और 100 की तरफ है तो वो इनइक्वालिटी को दिखाती है। ठीक है, इसी तरीके से और इसमें एक कर्व बनाया जाता है जिसे लॉरेंस कर्व कहते हैं। कुजनेट्स रेशियो क्या होता है? इसके अंतर्गत पूरी सोसाइटी को दो भागों में बांटा जाता है आय के आधार पर, बराबर बराबर समूहों में। ठीक है, और इसमें यह देखा जाता है कि टॉप क्वांटाइल्स मतलब जो सबसे अमीर वर्ग हैं सोसाइटी के 10 या 20% लोग, उनमें, और गरीब सबसे गरीब लोगों में, समाज के जो सोसाइटी के सबसे गरीब लोग हैं बॉटम क्वांटाइल्स, तो अमीर लोगों की गरीब लोगों से जो इनकम है वो कितनी गुना ज़्यादा है। बस इस चीज़ को कुजनेट्स रेशियो के माध्यम से निकालने की कोशिश की जाती है। तो अगर जो रेशियो अधिक होता है इसका मतलब इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है। तो कुजनेट्स रेशियो का एक एग्जांपल है पाल्मा रेशियो। इस पाल्मा रेशियो में टॉप 10% लोगों का बॉटम के नीचे के 40% लोगों के बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके बीच में रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि गिनी इंडेक्स और कुजनेट्स इंडेक्स की बात की गई है यहाँ पर। चलिए आगे पेज पर चलते हैं। यहाँ पर पॉलिसी इंपरेटिव्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनकी बात की गई है यहाँ पर, या किन ऐसे स्टेप्स को उठाया जा सकता है जिनकी हेल्प से इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। तो पहला है इसमें एक्सप्लोर यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज अ सॉल्यूशन इन इंडिया। तो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि सभी नागरिकों के पास एक बेसिक इनकम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और इस तरीके से जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो परचेजिंग पावर को शिफ्ट करता है या प्लेस करता है कहाँ पे? गरीबों की तरफ, उनको डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड करा के। जब गरीब लोगों की इनकम बढ़ेगी या उनको एक मिनिमम बेसिक इनकम मिलेगी तो वो अपनी डेली की आवश्यकताओं पर या वो दूसरी चीज़ों पर खर्च कर सकेंगे, जिससे उनकी परचेजिंग पावर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। दूसरा है फिस्कल एंड वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को अपनाया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज किया जाएगा सार्वजनिक वस्तुओं की दिशा में, और इससे क्या होगा कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। फिर ग्लोबल मिनिमम वेल्थ टैक्स। तो इसका सीधा मतलब है कि एक वेल्थ टैक्स होना चाहिए, और जो लोग एक लिमिट से ज़्यादा कमा रहे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा वेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि हम एक ठीक ठाक मात्रा में कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं और उन्हें पुअर पीपल्स पर खर्च कर सकते हैं। फिर है जेंडर पैरिटी पॉलिसीज को लागू किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? जो अनपेड वर्क हैं जैसे चाइल्ड केयर है, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव्स हैं, इनको हम पेड बना सकते हैं और जेंडर पैरिटी पॉलिसीज़ को आगे कर सकते हैं। फिर है लेबर मार्केट फेयरनेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि जो भी मेल और फीमेल्स के बीच में इनकम का गैप है किसी भी सेम वर्क के लिए, उसको दूर किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ वर्क प्लेस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। फिर क्लाइमेट पॉलिसी एंड ऑनरशिप रिफॉर्म्स भी लागू किए जा सकते हैं। कैसे? इक्विटेबल क्लाइमेट टैक्स को लागू करके, और जो रेगुलेशंस हैं टारगेटेड रेगुलेशंस को अचीव करके। इक्विटेबल क्लाइमेट टैक्स को कैसे लागू किया जा सकता है? इसे एक प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स के रूप में लागू किया जा सकता है, और यह देखा जा सकता है कि लोगों के पास किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं और उनका जो कार्बन एमिशन है, कार्बन कंटेंट कितना है। तो इस तरीके से उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया जाना चाहिए, प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स। इसी तरीके से टारगेटेड रेगुलेशंस हैं, जो हाई कार्बन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस को रेगुलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। एक कंक्लूजन यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर है अगली न्यूज़ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स।
तो ये न्यूज़ में क्यों है? अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसने 4 लेबर कोड्स को इन्फोर्स किया है। इन 4 लेबर कोड्स में क्या क्या है? कोड्स ऑन वेजेस 2019 अभी हमने देखा था इसके इंडेक्स में जब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो इस तरीके से था। तो इंडिया में लेबर लॉ फ्रेमवर्क किस तरीके से वर्क कर रहा है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो जो लेबर है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है 7 शेड्यूल के, और इसलिए जो स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट हैं दोनों इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। प्रियम्बल में इसे एम्फेसाइज किया गया है एज अ सोशल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, और इस तरीके से ये क्या है? एक गाइडिंग प्रिंसिपल है प्रियम्बल फॉर दी लॉज ऑफ लेबर वेलफेयर एंड लेबर लेजिस्लेशंस। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो लेबर डिग्निटी एंड जस्टिस की बात करते हैं। इसमें है आर्टिकल 39, आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 42। इनको आप एक तरीके से डिटेल में देख लेना, ये स्टैटिक पोर्शन है। फिर इसी तरीके से है आगे आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, ठीक है। आगे है कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C प्रोटेक्ट्स ऑफ राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स, ये आर्टिकल 23 क्या करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को नियंत्रित करता है। फिर है आर्टिकल 24, ये एम्प्लॉयमेंट्स जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट्स है उसको कंट्रोल करता है। फिर आगे आप देखिए लेबर फोर्स, चाइल्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि हम 14 साल से कम के बच्चों को हैजार्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं बना सकते हैं। तो भारत में ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना रहा है 2024 में? 59.6%। और यह देखने को मिला है कि 90% जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एंगेज्ड हैं। इसी तरीके से 2023-24 यानी 2023-24 में 64.33 करोड़ 64.33 करोड़ इंडिया में रोजगार में शामिल थे, और इनमें फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था? 41.7%। आगे कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात की गई है। तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। ये क्या करती है कि जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करती है। फिर लेबर ब्यूरो है, चीफ लेबर कमीशन की एक पोस्ट है या इसका एक ऑफिस है। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स लॉन्च की गई थी। इसे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर लॉन्च किया गया था। इसमें जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट्स एंड डेथ, इन सभी को टारगेट किया गया है। इस स्कीम्स में उन एम्प्लॉयज़ और को रखा गया है, एलिजिबल माना गया है जो नॉन सीजनल यूनिट्स में काम करते हैं और जो 21,000 पर मंथ से तक कमाते हैं, ठीक है, 21,000 पर मंथ तक या उससे कम। फिर आगे है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। इसे इस्टेब्लिश किया गया था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत। ये क्या करता है? मैनेज करता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 को। ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, ठीक है, तो आप इसको देखना। आगे है क्या लेबर रिफॉर्म्स की नीड क्या है इंडिया में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कॉम्प्लाइंसेस को जो है वो सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ मल्टीप्लिसिटी है लॉज की, लगभग 4। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंप्लाइंसेस है उसमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने भी ये चीज़ हाईलाइट की थी कि जो मल्टीप्लिसिटी है लेबर लॉज की उन्हें एडवोकेट किया जाना चाहिए और इन्हें 4 से 5 कॉम्प्रहेंसिव लेबर कोर्ट्स में कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। फिर आगे है हमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्केइक लॉज, जो पुराने नियम या कानून हैं उनको नए तरीके से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो कानून हैं वो कॉलोनियल और अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम के हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पेमेंट वेज एक्ट 1936 की बात की गई है। तो इस प्रकार के आउटडेटेड जो कानून हैं उनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। फिर यूनिवर्सल कवरेज गैप, तो जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो 90% वर्कफोर्स हमारे यहाँ पर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, और जितने ये लॉज हैं जो वो क्या हो रहा है, वो इनको कवर नहीं करते हैं। इस वजह से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन 90% वर्कर्स को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और हम लेबर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। अल्टीमेटली इकोनॉमिक बूस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए और जॉब्स को सिंप्लीफाई करने के लिए भी हमें क्या करना होगा कि जो लेबर रिफॉर्म्स हैं उन्हें अप्लाई करना होगा। इसके थ्रू क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और कंप्लाइंसेस में इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। फिर है अभी हाल के समय में जब से इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों की तेज़ी से मतलब इसका एडॉप्शन किया जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रूप में नए वर्क्स जनरेट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक हम इंटर स्टेट माइग्रेशंस की भी एक अलग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो अभी जो पुराने लॉज हैं उनको हम उनमें ये जो नए कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहे हैं इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ऐसे लेबर रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए जिससे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी कंसिडर किया जाए और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी ठीक ठाक तरीके से कंसिडर किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए एक आंकड़ा दिया गया है, एक डाटा है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इन 2021 लगभग 7.7 मिलियन वर्कर्स जो थे वो गिग इकोनॉमी में एंगेज्ड थे, और इस तरीके से टोटल इंडिया की वर्कफोर्स में इनका पार्टिसिपेशन कितना था, 1.5% के आसपास। तो इनका नंबर किसी न किसी तरीके से आने वाले समय में बढ़ेगा ही, तो लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर है कुछ की टर्म्स दिए गए हैं कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स क्या होते हैं। तो गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, तो ऐसे लोग जो ऑफिस वाले कल्चर के बाहर काम करते हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप के बाहर काम करते हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। जैसे इसको एक तरीके से ये देख लिया जाता है कि कंपनी ने आपको हायर कर लिया और आपको वर्क फ्रॉम होम करने की परमिशन दे दिया है, कुछ टारगेट्स देती है और वो आपके टारगेट्स के बेस पे आपको आगे चीज़ें सर्विस की कंडीशंस इंक्रीज करती रहती हैं कि जब आप टारगेट सही तरीके से फुलफिल करेंगे तो आपको आगे भी सर्विस इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म वर्कर्स ये क्या होते हैं, कुछ ऑनलाइन ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से ये कार्य करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ओला है, उबर है, जोमेटो है, स्विगी, अर्बन कंपनीज, ये सभी प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। एग्रीगेटर्स क्या हैं, तो ऐसे डिजिटल इंटरमीडियरीज जो बायर एंड सेलर्स को कनेक्ट करते हैं और गुड्स और सर्विसेज को डिलीवरी करते हैं या फिर उनका लेन देन करने में हेल्प करते हैं। आगे एक और टर्म है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज। तो ऐसे वर्कर्स जो किसी फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए जिन्हें प्लेस किया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है डायरेक्टली बिटवीन जो वर्कर होता है और उनका एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि आपको 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए हायर किया जा रहा है। तो ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देखिए आगे कुछ और टर्म्स हैं, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। तो ले ऑफ क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब जो एम्प्लॉयर होता है, जो नियोक्ता होता है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए काम उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उस टाइम पीरियड को ले ऑफ बोलते हैं। इसका कुछ भी कारण हो सकते हैं, जैसे शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल नहीं है इसलिए काम नहीं दिया जा पा रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ कुछ हुई हो गई है, बिजली या ऊर्जा आपूर्ति की कमी हो गई है, या मशीन खराब हो गई, तो उस समय जो वर्कर्स होते हैं उनको काम नहीं मिल पाता है। फिर रिट्रेंचमेंट, एक और वर्ड है रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ का शॉर्ट में मतलब है काम का स्थायी रूप से रुकना, स्थायी नहीं अस्थायी रूप से रुकना, मतलब अस्थायी रूप से आपके काम में रुकावट आना ले ऑफ कहलाता है। फिर रिट्रेंचमेंट, कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। जो एम्प्लॉयर होता है वो सोचता है कि कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस की जानी चाहिए, कोई टेक्नोलॉजिकल कारण होता है, ठीक है। इन सब कारणों की वजह से जब स्थायी रूप से किसी की जॉब को समाप्त कर दी जाती है या किसी लेबर को टर्मिनेट किया जाता है तो उसे रिट्रेंचमेंट कहा जाता है।
ठीक है। हाँ, इसका कारण अनुशासनहीनता नहीं होता है, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता है, ये एक तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, बल्कि कोई दूसरा कारण इसका हो सकता है। फिर है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है जब कोई मतलब कोई भी यूनिट, जो प्रोडक्शन यूनिट है, कोई ऑफिस है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो फिर जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इसको क्लोजर बोला जाता है। आगे है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो इसमें कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो सीधे एम्प्लॉय द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, एम्प्लॉयर द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि किसी ठेके के माध्यम से काम पाते हैं। आप देख लीजिए, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी जो कोई दूसरी कंपनी प्रोवाइड करा रही होती है, ठीक है। लेबर होते हैं वो कोई दूसरी कंपनी लाके प्रोवाइड करा रही होती है। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट इनका इंटरव्यू इस कंपनी में नहीं हुआ है, लेकिन वो कहीं इंटरव्यू कोई दूसरी कंपनी ले रही है, वो इनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दे रही है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक। फिर है फ्लोर वेज। फ्लोर वेज क्या होता है? वेज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक बेंचमार्क तैयार किया जाता है कि इससे कम कोई भी सरकार या कोई भी ऐसी एंटिटी लोगों को मजदूरी नहीं देगी जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है। तो ये एक मिनिमम, आप कह सकते हैं न्यूनतम वेतन होता है या मिनिमम वेतन होता है, फ्लोर वेज इसको कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये चीज़ें थी। अब हम लोग देखते हैं कि ये कोड्स कौन कौन से हैं। तो पहला है कोड, द कोड ऑन वेजेस 2019। इसमें ये जो पहला है द कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें वेजेज एंड रिम्यूनरेशन यानी मजदूरी और पारिश्रमिक से संबंधित जो 4 कानून थे उन्हें एक साथ लाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो वर्कर्स यानी श्रमिक हैं, इनके राइट्स, अधिकारों को मजबूत करना, ठीक है। और जो भी वेज रिलेटेड, जो मजदूरी से संबंधित कंप्लाइंसेस हैं, उन्हें सिंपल और यूनिफॉर्म बनाना। इसमें की प्रोविजंस कुछ किए गए हैं। तो पहली चीज़ है यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस की बात की गई है, और इसे दोनों ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में लागू किया जाएगा। फिर है क्राइटेरिया फॉर वेज फिक्सेशन। इसमें जो मजदूरी, मिनिमम वेज की मजदूरी जो निर्धारित की जाएगी, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? तो वो होगा स्किल, जोग्राफिक एरियाज, जॉब कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हैजार्डस एनवायरनमेंट। जैसे अब कोई लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, भले ही वो आर्मी है, तो आर्मी में जो लखनऊ में ड्यूटी कर रहा होगा या प्लेन एरियाज़ में, उनसे ज़्यादा उनको हो सकता है कि जो हार्श एरियाज़ में या कठिन क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनको अधिक मजदूरी मिलेगी। मजदूरी का मतलब यहाँ पर सिर्फ ऐसे डेली वर्कर्स की मजदूरी से नहीं है, यहाँ पर वो इनकम भी आपकी शामिल होती है जो आप किसी सरकारी जॉब में पाते हैं। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोर वेज। फ्लोर वेज का मतलब होता है न्यूनतम मजदूरी। तो उस न्यूनतम मजदूरी को गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाएगा किस चीज़ पे? जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करे और रीजनल वेरिएशंस को कम करने में मदद मिले। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी स्टेट मिनिमम मजदूरी को फिक्स नहीं कर पाएगा। उससे नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उससे नीचे कोई स्टेट, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 400 रुपये, या आप ऐसा कह लो कि 400 रुपये प्रतिदिन का फिक्स करती है और स्टेट गवर्नमेंट फिर 300 रुपये प्रतिदिन दे रही है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 400 रुपये प्रतिदिन है और स्टेट गवर्नमेंट की 300 रुपये प्रतिदिन है। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट इससे ऊपर कर सकती है, मतलब 500 कर सकती है, 600 कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है, उससे नीचे नहीं करेगी। इससे क्या होगा? एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और एडिक्वेसी आएगी नेशन, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फिर है कंपनसेशन की बात की जा रही है। तो इसमें टाइमली पेमेंट की बात, मतलब टाइमली पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा कि जैसे आप काम कर रहे हैं तो उसका समय पे भुगतान किया जा सके, और ओवर टाइम कर रहे हैं तो लगभग जो नॉर्मल पेमेंट होगा उसका 2 गुना आपको दिया जाए। फिर सिंप्लीफिकेशन। तो जो की डेफिनेशंस हैं, जैसे वेजेस है, एम्प्लॉयज़ है, इनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, यानी इनके लिए मानक निर्धारित किए जाएंगे और इनको एंटायर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में फिट किया जाएगा, जिससे जो कंप्लायंसेस, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको रिड्यूस किया जा सके। इसके मेरिट्स यानी सिग्निफिकेंस क्या हैं? तो इससे रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम एक नेशनल फ्लोर वेज डिसाइड करेंगे तो उससे
अधिक ही राज्य सरकारें भुगतान करेंगी, कम नहीं कर सकती हैं, हमने देखा है। जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने में सहायता मिलेगी और एक ट्रस्ट बेस्ड इकोसिस्टम डेवलप हो सकेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। इसके कंसर्न या डीमेरिट्स क्या हैं? तो इम्प्लीमेंटेशन पे सब कुछ लागू करेगा कि कौन राज्य सरकार से लेके जो कंपनियां हैं या किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो प्रोविजंस तो अच्छे हैं, लेकिन इसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। फिर है फेडरल राइट्स। तो हम एक फेडरल सिस्टम में रहते हैं जहाँ पे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है स्टेट्स के फेडरल राइट्स के साथ कि उनके क्योंकि उनके कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे स्टेट सर्विसेज निकालती हैं या उनके कुछ कंपनियां स्टेट ओन कंपनीज होती हैं। तो वो जब अपने एरिया में वेजेस का निर्धारण नहीं कर सकती हैं तो एक तरीके से उनके फेडरल राइट्स कट करने की प्रोसेस है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगला दूसरा है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस इंडस्ट्रियल रिलेशंस से संबंधित 3 कानूनों या को एक साथ लाया गया है, कंसोलिडेट किया गया है। इसका भी उद्देश्य वही है कि जो ट्रेड यूनियन से संबंधित कानून है उनको सिंप्लीफाई करना, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट होती है उससे संबंधित जो अनिवार्यताएं या कंडीशंस होती हैं उनमें सुधार करना, और इन्वेस्टिगेशंस और सेटलमेंट्स को बढ़ावा देना। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनका निराकरण करना। फिर की प्रोविजंस कुछ बताए गए हैं। तो ट्रेड यूनियंस की चर्चा यहाँ पे की गई। कोई ऐसी यूनियन जो अकेली निगोशिएटिंग यूनियन है उसको तभी मान्यता दी जाएगी लीड करने के लिए जब उस यूनियन के मतलब लगभग 51% जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो मेंबरशिप उसमें उनकी होनी चाहिए, तभी उस यूनियन को ट्रेड यूनियन को निगोशिएटिंग यूनियन का दर्जा दिया जाएगा या उसके साथ निगोशिएटिंग यूनियन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे ट्रेड यूनियन होगी उसमें 51 लोगों की मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है, तभी वह यूनियन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के साथ अपनी बात कर सकती है। और एक से अधिक ट्रेड यूनियन की स्थिति में, मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है जहाँ पे एक से अधिक ट्रेड यूनियंस हैं, तो और वो 51% मेंबरशिप की जो एक शर्त है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि 100 काम करने वाले लोगों की एक कोई वर्कर है, किसी इंडस्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेड यूनियन होगी तब तो 51 लोग आ सकते हैं, मतलब 51% लोग। लेकिन मान लीजिए 2 या 3 ट्रेड यूनियन है, 2 ट्रेड यूनियन है, तो फिर वहाँ पे 51 किसी एक ही में 51 आ सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में उस ट्रेड यूनियन को वार्ताकार या पक्षकार बनाया जाएगा जिसमें कम से कम 20% ट्रेड यूनियन 20% मेंबर्स शामिल हों। तो अगर जो दोनों में 20% मेंबर्स शामिल होंगे तो दोनों उसमें जो प्रबंधन के साथ बातचीत करने के लिए हकदार होंगे वो दोनों ट्रेड यूनियंस होंगे, या सिर्फ वही ट्रेड यूनियन प्रबंधन के साथ बातचीत करने की हकदार होगी जिसके 20% जो श्रमिक हैं वो उस यूनियन में मेंबर्स होंगे। ये इसकी दूसरी शर्त है। फिर अगला है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो अनावश्यक रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब को कम करने के लिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा इसको। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा करने से जो एम्प्लॉयर होगा उसे वेतन, सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी है और जो उनकी टोटल कॉस्ट है किसी फॉर्म को रन करने के लिए, उसको कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज़ है एक्सपेंडेड वर्कर्स डेफिनीशन। तो जो वर्कर्स की डेफिनीशन है उसको एक्सटेंड किया गया है और इसमें सेल प्रमोशन स्टाफ, पत्रकार यानी जर्नलिस्ट, सुपरवाइजरी स्टाफ यानी पर्यवेक्षी जो कर्मचारी होते हैं उनको शामिल किया गया है जो 18,000 प्रतिमाह तक अर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से हायर थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर की बात यहाँ पे की गई है। तो छटनी के मामले में आप ऐसा कह सकते हो, छटनी के मामले में, कर्मचारियों को हटाने के मामले में या फिर उद्योग को बंद करने के मामले में जो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी उसके थ्रेशोल्ड यानी उसकी जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 100
ऐसे ऐसे फॉर्म जिसमें 100 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, तो उसको छटनी या फिर कर्मचारियों को हटाने या उद्योग बंद करने से संबंधित निर्णय लेते समय सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इस रेंज को बढ़ा दिया गया है 300 तक। अगर जो कोई किसी फॉर्म में 300 लोग काम करते हैं, उससे कम काम करते हैं तो सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 300 लोग काम करते हैं तो अगर जो उस फॉर्म को बंद करना है, उसके कर्मचारियों को निकालना है यानी छटनी करनी है, या फिर कर्मचारियों को हटाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और राज्य सरकारें इस लिमिट को 300 की लिमिट को आगे बढ़ा सकती हैं। फिर आगे अगली है ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इसकी इंडस्ट्री की डेफिनेशन को भी ब्रॉड किया गया है। अब कोई भी संगठित गतिविधि जो होगी जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई यानी नियोक्ता कर्मचारी के संबंध मौजूद हो, चाहे लाभ हो या ना हो, चाहे पूंजी का निवेश कम हो या अधिक हो, उसे क्या मिलेगा, कैपिटल का जो निवेश है उसे कम हो या अधिक हो, उसे उद्योग माना जाएगा या इंडस्ट्री माना जाएगा। अब इसके कुछ मेरिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इससे क्या होगा, स्किल्स को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल री स्किलिंग फंड, जिसमें क्या होगा कि 15 देश जो कर्मचारी छटनी किए जाएंगे उनका 15 दिन का अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाएगी। इसी तरीके से सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग की बात की गई है। और इस कोड में ये एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के गठन की वकालत की गई है। इसमें बात की गई है कि प्रत्येक फॉर्म एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का गठन करेगी जिसमें 20 या उससे अधिक कामगार काम कर रहे हैं। आगे है डीमेरिट्स की बात है। अ हायर थ्रेशोल्ड फॉर रिमूवल। अभी हमने देखा है कि वो 100 वाली लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है और राज्य सरकारें उसको और भी ऊपर बढ़ा सकती हैं। तो एक तरीके से मतलब ये फिर जो छोटी छोटी फॉर्म है या कुछ ऐसे लोग भी चालाकी करेंगे कि अपनी डिसीजन की ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए 200 से अधिक या मतलब 295 या 299 तक ही कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे और ये चीज़ दिखाएंगे कि हम कोई भी छटनी करने, कोई भी फॉर्म को बंद करने या उसको चलाने के लिए हम स्वतंत्र हैं और हम ऐसा निर्णय बिना सरकार की अनुमति से ले सकते हैं। फिर आगे है परमानेंट टेम्पोरी रेन। सो परमानेंट टेम्परेरीनेस में क्या है, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर FTE लिखा है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं, वो रिप्लेस करेंगे परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, उनके साथ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे है वीकनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। तो आपने देखा है कि किसी फॉर्म में अगर जब तक 51 लोग या 51% लोग मेंबर्स नहीं बनेंगे किसी यूनियन के, तो वो ट्रेड यूनियन क्या कहते हैं कि फॉर्म के मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकती। तो एक तरीके से ये वीक किया गया है ऐसे ट्रेड यूनियंस को या वर्कर्स के राइट्स को। आगे चलते हैं। अगला है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें 9 सोशल सिक्योरिटी से संबंधित 9 कानूनों को कंसोलिडेट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना सभी कामगारों तक, और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। इसके की प्रोविजंस की बात यहाँ पे की गई है। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स को फर्स्ट टाइम लीगली डिफाइन किया गया है। हम जानते हैं कि एग्रीगेटर्स क्या है, वो 1 से 2% एनुअल टर्न ओवर कर रहे हैं। टोटल टर्नओवर में से उनका जो भागीदारी है 1 से 2% के बीच में है, किसमें, सोशल सिक्योरिटी फंड के तहत। आगे है एक्सपेंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कवरेज। तो ये जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कवरेज है, इसे थ्रू आउट इंडिया अप्लाई किया जाएगा और नोटिफाइड एरिया के क्राइटेरिया को इसमें एलिमिनेट कर दिया गया है यानी हटा दिया गया है। फिर 10 से कम एम्प्लॉयज़ वाले जो इस्टेब्लिशमेंट हैं या फॉर्म्स हैं, वो वॉलंटरी रूप से इस एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कवरेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। अपने श्रमिक और प्रबंधक की आपस की सहायता से, आपस की बातचीत के माध्यम से इस जो ये स्कीम है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं या ऑप्ट कर सकते हैं। हैजार्डस ऑक्यूपेशंस और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए इस कवरेज को मैंडेटरी बनाया गया है। यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस। तो अब मजदूरी में क्या क्या शामिल होगा, बेसिक पे,
शामिल होगा, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस भी शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रेच्युटी की बात की गई है। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं वो 1 साल की सर्विस, कंटिन्यू सर्विस के बाद, पहले ये 5 साल थी, तो अब 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद ग्रेच्युटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे या एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसकी मेरिट्स क्या हैं? तो नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, एक नेशनल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए नेशनल डेटाबेस तैयार हो सकेगा और सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों क्षेत्र के वर्कर्स के लिए। डीमेरिट्स क्या है? यहाँ पर कुछ लैक ऑफ क्लियरिटी है, किस चीज़ में? फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड। तो सोशल सिक्योरिटी फंड का जो फंडिंग मैकेनिज्म है उसमें क्लियरिटी की कमी है कुछ। इसी तरीके से स्कीम्स का कवरेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की साइज पे अभी भी निर्भर कर रहा है। तो इस तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी में यूनिवर्सल या यूनिवर्सलिटी की कमी देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे आप देखिए, जो ESIC जो स्कीम है उसमें उसको तभी लागू किया जा सकता है जब किसी फॉर्म में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हों। 10 से कम कर्मचारियों वाले फॉर्म में जो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, उसको वॉलंटरी ऑप्ट कर सकते हैं, उसको फोर्सफुली लागू नहीं किया जाएगा। लास्ट है इसमें द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इसमें 13 कानूनों को एक साथ लाया गया है जो कि वर्क प्लेस की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस से संबंधित हैं। और इसका क्या उद्देश्य है कि जो वर्कर्स के राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करना, सेफ कंडीशंस का निर्माण करना, सेफ वर्किंग कंडीशंस का निर्माण करना और एक बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, ये इसके उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं की प्रोविजंस क्या है। इसमें यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन की बात की गई। किसी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ हैजार्डस वर्क, एक्सटेंशन टू हैजार्डस वर्क। गवर्नमेंट इस कोड के प्रोविजंस को उन कंपनियों या उन फॉर्म्स पे भी लागू कर सकती है जहां पर भले ही केवल एक एम्प्लॉई है लेकिन वो लोग हैजार्डस वर्क में एंगेज्ड हैं, जो कि उनके उस कर्मचारी के जीवन को खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, ऐसे कामों में लगे हुए हैं। माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन को वाइडर किया गया है। अब इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कर में उन वर्कर्स को भी शामिल किया जाएगा जो डायरेक्टली रोजगार में शामिल हुए हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हुए हों, माइग्रेशन के थ्रू हुए हों या फिर खुद से हुए हों। इसी तरीके से वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है। महिलाएं अपनी मर्जी से और सुरक्षा मानकों के आधार पर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी फॉर्म में काम कर सकती हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इस तरीके से वुमेन एम्प्लॉयमेंट्स को यूनिवर्सल बनाया गया है। नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। आगे है इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट की बात की गई है। इसमें सेफ्टी कमेटी रहेगी, वेलफेयर ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी और नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, अभी जो हमने देखा है ऊपर, उसका गठन किया जाएगा। लास्ट में है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात की गई है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके पास 50 से अधिक वर्कर्स हैं, पहले ये संख्या 20 से अधिक कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी लागू होती थी जिनके पास 20 से अधिक मजदूर हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे ठेकेदार जिनके पास 50 से अधिक मजदूर हैं, उनके साथ भी ये जो नॉर्म्स हैं वो अप्लाई होंगे। और जो एम्प्लॉयर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए एंगेज्ड हो सकते हैं, चाहे वो एक्टिविटीज सैनिटेशन की हों या फिर दूसरी कंडीशन से संबंधित हों। इसकी मेरिट्स क्या है? ये वर्कर्स के राइट को इस मजबूती प्रदान करता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है और इसी तरीके से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें नाइट शिफ्ट की बात की गई है कि महिलाएं अपनी मर्जी से दिन और रात कभी भी काम कर सकती हैं। आगे डीमेरिट्स क्या है? ये कवरेज को थोड़ा सीमित करता है, क्योंकि फैक्ट्री लाइसेंस के लिए जो थ्रेशोल्ड है उसको 10 से 20 वर्कर कर दिया गया है। ठीक है,
ऐसी फैक्ट्रियां जो पावर से काम करती हैं उनमें 20 वर्कर होने चाहिए, तभी उनको फैक्ट्री लाइसेंस मिल सकता है। और बिना पावर के काम करने वाली, बिना बिजली के काम करने वाली ऐसी फैक्ट्रियां जहां पे 40 वर्कर काम करते हैं, तभी उनको फैक्ट्री लाइसेंस मिल सकेगा। इस तरीके से ये स्मॉल यूनिट्स को सेफ्टी कंप्लायंसेस से ये बाहर कर रही हैं। ठीक है, आगे सेफ्टी कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट है उनसे ये बाहर कर रही हैं। फिर है ओवरसाइट गैप। आप यहाँ पे देखिए कि इसमें एक बात की गई है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो सेल्फ सर्टिफिकेशन जारी करेंगे, तो इस तरीके से ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्कर्स के राइट्स का वॉयलेशन कर सकते हैं और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें इनएडिक्वेट बना सकते हैं और इनएडिक्वेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ अपनी फैक्ट्रीज को रन कर सकते हैं, जो आगे चलकर किसी बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। तो ये चीज़ें हमने अब तक देखी थी इस न्यूज़ से संबंधित। काफ़ी लंबी न्यूज़ थी, आगे देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। यहाँ पे ये न्यूज़ क्यों है? इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई है अभी, यानी 25 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं और इसके बारे में आगे भी कुछ दिया गया। तो इस एक्ट को क्यों लागू किया गया था भारत में? भारत WTO का एक मेंबर है और WTO का एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसको रेटिफाई करने के लिए ये एक्ट जो है इसको लाया गया था। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ये क्या करता है कि जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देश जो हैं, उनको प्लांट वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करने की चॉइस प्रदान करता है। किस तरीके से? पेटेंट्स के माध्यम से या फिर एन इफेक्टिव सुई जेनरिस सिस्टम के माध्यम से। तो और या फिर इन दोनों की मदद से, पेटेंट्स और सुई जेनरिस सिस्टम की मदद से। तो सुई जेनरिस सिस्टम क्या होता है? ये एक कस्टमाइज्ड यूनिक लीगल फ्रेमवर्क है जिसे डिजाइन किया गया है ऐसी चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए जो पहले से जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज हैं उसमें शामिल नहीं है, विशेषकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के कुछ डिफिनीशंस हैं कि उसमें एक निश्चित कैटेगरी की चीज़ें ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में शामिल की जाएंगी। तो ऐसी कोई चीज़ जो प्लांट वेराइटीज़ है, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत नहीं आ रही है, तो उसको फिर सुई जेनरिस सिस्टम के माध्यम से सेव करने की कोशिश की जाती है। तो इंडिया ने इसे ऑप्ट किया है। भारत में पेटेंट्स, प्लांट की पेटेंट्स देने के लिए ऑप्ट नहीं किया है, बल्कि सुई जेनरिस सिस्टम के माध्यम से इनकी सुरक्षा के लिए ऑप्ट किया है। किसकी सुरक्षा? प्लांट वेराइटीज की। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है उस एक्ट के बारे में, PPV एंड FR एक्ट 2000। तो इसका उद्देश्य एक ऐसे इफेक्टिव सिस्टम को इस्टेब्लिशमेंट करना है जिससे प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, फार्मर्स के राइट को बढ़ावा दिया जा सके और प्लांट वेराइटीज, फार्मर्स के राइट्स और प्लांट ब्रीडर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे जो न्यू प्लांट वेराइटीज हैं उनका विकास संभव हो सके। ये जो एक्ट है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स 1978 के अनुरूप है। ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर वेराइटी रजिस्ट्रेशंस की यहाँ पे बात की गई है। तो DSU एक कॉन्सेप्ट है, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर जो कोई वेराइटी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, तो उसको रजिस्टर्ड किया जा सकेगा, वो वेराइटी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, राइट अंडर द एक्ट। तो इस एक्ट में ब्रीडर्स के राइट की बात की गई है, रिसर्चर्स के राइट की बात की गई है और फार्मर्स के राइट की बात की गई है। तो इसमें बहुत डिटेलिंग करने की इसमें मतलब अलग से ज़रूरत नहीं है। ब्रीडर्स को बताया गया है कि उनका राइट है, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो प्रोटेक्टेड वेराइटीज़ हैं उनका। इसी तरीके से जो रिसर्चर्स हैं वो एनी रजिस्टर्ड वेराइटी पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं। इसमें रिसर्चर्स के राइट में उनका वो रिसर्च भी शामिल है जहां पर पहले से कोई एग्जिस्टिंग वेराइटी है, उसका उपयोग करके कोई नई वेराइटी का निर्माण किया जा रहा है, तो उस संदर्भ में भी रिसर्च को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। फिर है फार्मर्स राइट। तो फार्मर्स के लिए बोला गया है कि फार्मर्स जो वेराइटी, रजिस्टर्ड वेराइटीज़ हैं उनको सेव कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं
और उनके सीड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रांडेड सीड्स हैं उनको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको सेल नहीं कर सकते हैं या उनको सेव करने का राइट फार्मर्स के पास नहीं है। आगे है बेनिफिट शेयरिंग की बात की गई है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल अगर जो फार्मर वैरायटी का यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, नई वैरायटी के डेवलपमेंट के लिए या फिर ब्रीडिंग के लिए, तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो फार्मर्स के साथ जरूर कंपलसरी या मैंडेटरी तरीके से शेयर किए जाएंगे। कैटेगरीज ऑफ वैरायटीज़ की बात की गई है यहाँ पे, एक्सटेंट वैरायटीज़, फार्मर्स वैरायटीज़ या कम्युनिटी वैरायटीज़ और एसेंशियल डेराइव्ड वैरायटीज़ की बात की जा रही है। तो ये 3 तरीके की कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया है, ग्रुपिंग की गई है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी जो होगी वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, वो इस एक्ट के अंडर में इस्टेब्लिश की जाएगी। इसका नोडल मिनिस्ट्री क्या होगी? द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में होगा। एंड इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? ग्रांट ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्लांट ब्रीडर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रदान करेगी। ट्रेडिशनल वेराइटीज एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने वाले फार्मर्स एंड कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज करेगी। इसी तरीके से फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगी, जिससे वे जो रजिस्टर्ड वेराइटीज हैं उनको सेव कर सकें, यूज कर सकें, शो कर सकें, ठीक है, और उनका एक्सचेंज और शेयर कर सकें इस तरीके से। इसी तरीके से रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने का काम करेगी। फिर है मेंबर्स कौन होंगे इसमें? इस बॉडी में चेयरपर्सन और 15 अदर मेंबर्स होंगे, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फार्मर्स के, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस के, सीड इंडस्ट्रीज के एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस से भी रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया जाएगा। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अंडर, इस एक्ट के अंडर क्या क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो नंबर 1 होगा नेशनल रजिस्टर फॉर प्लांट वेराइटीज़। एक नेशनल जीन बैंक की स्थापना की जाएगी और नेशनल जीन फंड को इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर है इस एक्ट के लिमिटेशंस क्या है? तो सबसे पहला है प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कैसे क्रिएट होंगी? टेक्निकल असिस्टेंट के बिना जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मीटिंग्स हैं और जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्प्यूट्स के बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। ये डिस्प्यूट्स तब उत्पन्न हो सकते हैं जब बेनिफिट शेयरिंग की बात आएगी या फिर ब्रीडर्स राइट और फार्मर्स राइट के बीच बैलेंस करने की बात आएगी, तब ऐसे डिस्प्यूट्स को बढ़ने की संभावना है। फिर वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, तो किसानों में अवेयरनेस की कमी तथा जो सफिशिएंट इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है उसकी अनुपलब्धता या कमी की वजह से जो इसका इन्फोर्समेंट होगा या इसको लागू करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। आगे है बैलेंसिंग राइट्स एंड एक्सेस। ऐसा हो सकता है कि ये मोनोपोलाइजेशन को एक तरीके से फैसिलिटेट करे, क्योंकि जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनकी संख्या देश में ज़्यादा है और वो डिसएडवांटेज में जा सकते हैं। इससे क्या होगा? लार्ज फर्म को हेल्प मिलेगी और वो वही इसको मोनोपोली की तरीके से ट्रीटमेंट करने लग जाएंगी। आगे है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें उनके लिए सफिशिएंट इंसेंटिव्स की बात नहीं की गई है, जिससे एक तरीके से जो ट्रेडिशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज़ हैं उनके प्रोलिफरेशंस यानी उनको बढ़ावा देने से रोक सकती हैं, ठीक है। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। यहाँ पे एक्ट के महत्व को बताया गया है। आप देखिए इम्प्रूव्ड यील्ड्स, इससे जो हाई क्वालिटी सीड्स हैं यानी उच्च उत्पादन प्रदान करने वाले जो बीज हैं उन तक पहुंच में वृद्धि होगी। फिर फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आगे है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी सीड्स को बढ़ावा मिलेगा। क्वालिटी बीज जो होंगे उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है एक साथ। फिर है रिसर्च एंड इनोवेशन। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से इम्प्रूव्ड वेराइटीज का विकास किया जा सकता है। फिर ओवरऑल प्रोसेस से क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, फूड सिक्योरिटी होगी और इससे क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, किसानों के जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको सेव करके हम
इक्विटेबल बेनिफिट्स को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है मेरी टाइम सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? अभी इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने एक मैरीटाइम इनिशिएटिव्स को जारी किया है। इससे मैरीटाइम सेक्टर में ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो कौन से मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं? पहला है मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट रोड मैप। ये 1 लाख करोड़ का मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट रोड मैप होगा, ठीक है, जिसमें सिंगापुर को भी इनवाइट किया गया है, और इसमें शिप बिल्डिंग, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और ग्रीन फ्यूल कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर है डीजी बंदर। तो एक नेशनल फ्रेमवर्क है डीजी बंदर, जिससे जो सभी पोर्ट्स हैं, यानी जो पत्तन है या बंदरगाह हैं, उनको डाटा ड्रिवन, एआई इनेबल्ड और इंटरकनेक्टेड बनाया जा सकेगा। और इसका एम है कि इफिशिएंसी, सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना अक्रॉस द इंडियन पोर्ट। ग्रीन टग प्रोग्राम, तो इसके तहत इंडिया के जो एक ट्रांजिशन है क्लीनर एंड ग्रीन एफिशिएंट एनर्जी की तरफ, क्लीनर एंड एनर्जी एफिशिएंट मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने की तरफ जो इंडिया का एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए 100 इको फ्रेंडली टग्स 2040 तक लॉन्च डिप्लॉय किए जाएंगे, और इसके लिए 12,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर एंड विजन की बात की गई है। जो ट्रेड क्या है, 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू। जो ट्रेड है वो मैरीटाइम रूट्स के माध्यम से किया जाता है। फिर इंडियन पोर्ट्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो 2024-25 में जो भारत के मेजर पोर्ट्स हैं, उन्होंने लगभग 855 मिलियन टन्स कार्गो को हैंडल किया, और जो टोटल पोर्ट कैपेसिटी है वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 2762 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम हो गई है 2024-25 में। आगे है एवरेज वेसल टर्न अराउंड के टाइमिंग को भी कम किया गया है। पहले 93 आवर्स था, अब 48 आवर्स हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा मिलने में मदद मिल रही है। फिर है शिपिंग सेक्टर्स की बात यहाँ पे की गई है। तो वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स जो हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 1549, और इनका ग्रॉस टेनेज कितना हो गया है, बढ़कर 10 मिलियन ग्रॉस टेनेज से बढ़कर हो गया है 13.52 मिलियन ग्रॉस टेनेज। फिर इनलैंड वाटरवेज की बात की गई है। तो अब ऑपरेशनल वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, अब पहले 3 थी, अब 29 हो गई है, ठीक है। तो इसमें 710% का कार्गो मूवमेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 2014 की तुलना में। आगे देखते हैं, वर्कफोर्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इंडिया का जो सी फेयर वर्कफोर्स है वो वर्ल्ड के या ग्लोबल सी फेयरिंग वर्कफोर्स में लगभग कितना शेयर है उसका, 12% का है। कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर के। तो पहले है कनेक्टिविटी बॉटलनेक्स। तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है काफ़ी पुअर है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जा रही है, ट्रांसशिपमेंट कम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ के पोर्ट्स की ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है, और जो आसपास के जो ट्रांसशिपमेंट्स हब हैं वहाँ से हमें काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है, लाइक कोलंबो। इसी तरीके से इंडियन फ्लैश्ड टनेज जो है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई टैक्स प्रोविजंस हैं, और प्रोग्रेसिवली जो टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, और जो लार्ज वेसल्स हैं उनमें ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। इसलिए वो उनका जो रजिस्ट्रेशंस हैं इंडियन फ्लैग्स में वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, वर्ल्ड वेसल्स को देखते हुए इंडिया में रजिस्ट्री कितनी है, केवल 0.8% है वर्ल्ड वेसल्स की। आगे है मैन्युफैक्चरिंग गैप्स देखने को मिला।
ग्लोबल शिप बिल्डिंग में इंडिया की जो शेयरिंग है काफ़ी मॉडेस्ट है और केवल 1% के आसपास है। और जितने भी कॉमर्शियल शिप्स पे इंजन्स लगाए गए हैं उनमें से 95% जो इंजन्स हैं मैरीन इंजन्स उनको इंपोर्ट किया जाता है। अगला चैलेंज है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी। बहुत सारे नॉन स्टेट थ्रेट्स हैं जैसे टेररिज्म, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, आर्म्स, पायरेसी, और इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं जैसे फिशिंग, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस एमिशंस एंड इसी तरीके से स्टेट लेड थ्रेट्स भी हमें हमारे सामने हैं चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से। इस तरीके से जो मेजर प्रोग्राम्स जो बनाए गए हैं फॉर आत्मनिर्भर मैरीटाइम सेक्टर के लिए, तो पहला है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत 10 थीम्स को डिफाइन किया गया है जो इंडिया की मैरीटाइम जर्नी को मैरीटाइम पावर हाउस में कन्वर्ट करने के लिए एड्रेस करती हैं। अगला है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। ये एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है पोर्ट्स, कोस्टल शिपिंग, इनलाइन वाटरवेज, शिप बिल्डिंग एंड ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए। फिर सागरमाला प्रोग्राम है। इसी तरीके से पोर्ट डेवलपमेंट की बात की जा रही है और इसमें वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव्स जैसे इनिशिएटिव को चलाया जा रहा है जिनका एम है कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उनको यूनिफॉर्म बनाया जाए जिससे प्रोसेस को इजी बनाया जा सके थ्रू आउट दी मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। फिर है लीगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ की पार्लियामेंट ने लगभग 5 की मैरीटाइम एक्ट्स को पास किया है जैसे पहला है इसमें इंडियन पोर्ट एक्ट, फिर है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट एंड कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025। तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट भी 2025 ही है। फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात की जा रही है। तो भारत में पोर्ट डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को अलाउ किया है। इसी तरीके से जलवाहक कार्गो प्रमोशन स्कीम, ये स्कीम इनलाइन वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए ग्रीनिंग ऑफ मैरीटाइम सेक्टर है। इसकी नीड क्यों है? क्योंकि हमें एमिशंस को कम करना है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है, एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है और फुलफिलमेंट जो एसडीजीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको फुलफिल करना है। और इन जो हमारी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए क्या मेजर्स किए गए हैं भारत की तरफ से? पहला है इंडियन पोर्ट एक्ट 2025। इसमें क्या किया गया है कि ग्लोबल ग्रीन नॉर्म्स को अपनाया गया है, पॉल्यूशन कंट्रोल्स को कम करने की विधियों को शामिल किया गया है और इको फ्रेंडली पोर्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की बात की गई है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जिसे मॉरपोल भी बोलते हैं, शिप्स एंड बलास्ट वाटर मैनेजमेंट के साथ भी अलाइंड है जो इंडियन पोर्ट एक्ट है। फिर है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूसिंग एयर एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने, एयर एमिशंस को कम करने, वाटर यूज है उसको ऑप्टिमाइज करने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने की बात की गई है विजन मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में। आगे चलते हैं। फिर है हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो इंडियन पोर्ट्स को सेफ, एफिशिएंट, ग्रीन एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस के लिए बनाने की वकालत कर रहा है। आगे है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम और लास्ट में है हरित नौका ग्रीन वेसल इनिशिएटिव्स। इसको ग्रीनर टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन हेतु लॉन्च किया गया था। इंडियन इनलाइन वाटर वेसल्स में ग्रीनर टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से एक कंक्लूजन है, आगे आप इसको देख लेना। फिर हम लोग आ गए हैं लास्ट में
न्यूज इन शॉर्ट्स। देखो, थोड़ा सा ना रीडिंग को छोड़ दिया है, बाकी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बताइए, उसमें उस तरीके से सुधार किया जाएगा। अगर जो रीड करते और उसको एक 1 बाय 1 लाइन जिस तरीके से हमने पॉलिटी और आईआर को कवर किया वैसे करते तो कम से कम 6 घंटे का वीडियो बनता है। मुझे लग रहा है 5-6 घंटे से तो कम नहीं बनता, क्योंकि जब पॉलिटी 3 घंटे से ऊपर का चला गया, आईआर 2 घंटे से ऊपर का चला गया, तो भाई इकोनॉमी में तो 20 पेज के आसपास का कंटेंट था, तो ये काफ़ी लंबा बनता। लेकिन फिर भी एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोई भी पॉइंट छूटे भी ना और सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो ये अच्छी बात इसमें हो गई है कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट कवर करने में इसमें पॉसिबल हुआ है। ये आगे के जो छोटे सेक्शन से हैं उनको और थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहली न्यूज है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट में भारत से ये कहा गया है कि उसे फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो रिफॉर्म्स हैं उन्हें तीव्र करना होगा, जिससे जो इसका लॉन्ग टर्म गोल है कि 2047 तक या 2047 तक 30 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, उस गोल को समय से पूरा किया जा सके। तो इसमें कुछ की हाइलाइट्स बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है रेजिलियंट सिस्टम। तो बताया गया है कि जो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है और डाइवर्सिफाइड है, और इसमें ये बात की गई है कि 2017 में 144% की तुलना में अभी एसेट्स राइजिंग में 175% ऑफ जीडीपी की ग्रोथ देखने को मिली है। फिर डिजिटल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेस, एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिल रहा है। आगे है रेगुलेटरी प्रोग्रेस। तो सेबी और आरबीआई द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उनकी वजह से सुपरविजन में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन फिर भी जो एनबीएफसीज का जो सुपरविजन है और वहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। इस रिपोर्ट में कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्सपेंशन किया गया है उसे अप्रिसिएट किया गया है। आगे है मार्केट डेवलपमेंट की बात की जा रही है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है वो काफ़ी सीमित है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसी तरीके से टैक्स डिस्पैरिटीज़ की बात की जा रही है, या टैक्स डिस्टोर्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। भारत में डेब्ट और इक्विटी टैक्स में एक असिमेट्री देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉन्ड जो मार्केट है वो डिस्करेज हो रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर है जो ये प्रोग्राम है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। ये एक ज्वाइंट वर्ल्ड बैंक आईएमएफ प्रोग्राम है जिसे 1999 यानी 1999 में स्टार्ट किया गया था। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर असिस्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो एडवांस इकोनॉमीज में आईएमएफ द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, और इमर्जिंग एंड डेवलपिंग मार्केट्स या इकोनॉमीज में ये जो प्रोग्राम्स हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं ज्वाइंटली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा। और इंडिया का पिछला फाइनेंशियल जो सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया गया था 2017 में। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज है, इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बात की गई है। एक चीज़ पिछली न्यूज में छूट गई थी, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम से संबंधित कुछ रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। तो पहला है बूस्ट प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। तो जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी मार्केट है उसको थोड़ा और विकसित करना होगा, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। दूसरा है एनबीएफसीज के रेगुलेशंस को मजबूत बनाना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना होगा, जिससे कि इन रेगुलेशंस में जो स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें रिफाइन करके हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबल प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उनके साथ अलाइन कर सकते हैं, उनके साथ समायोजन कर सकते हैं। फिर है इंटीग्रेट डिजिटल एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। इसके लिए फिनटेक इनोवेशंस को लिंक कर सकते हैं ब्रॉडर फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल्स के साथ। सस्टेन रिफॉर्म्स मोमेंटम की बात की जा रही है। तो मार्केट की स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।
लास्ट है मोबिलाइज ग्रीन फाइनेंस। तो जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए, किस लिए? लो कार्बन प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टर्स के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ये न्यूज़ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से संबंधित। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं उन्होंने एक कंसर्न रेज किया है कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हैं इनका यूज़ एग्जिट रूट के रूप में ज़्यादा किया जा रहा है, ना कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में बताया गया है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होती हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऑफ सिक्योरिटीज़ की प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट सेल जब की जाती है तो उनको आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ क्या करते हैं? जो प्राइवेट हेल्ड कंपनीज हैं उनको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फंड का लार्जेस्ट सोर्स होता है, किस चीज़ के लिए? लॉन्ग और इनडिफिनिट मैच्योरिटी को गेन करने के लिए किसी कंपनी हेतु। फिर टाइप्स ऑफ आईपीओज की बात की जा रही है। तो सबसे पहला है फिक्स्ड प्राइस इशूज होते हैं, बुक बिल्डिंग इशूज होते हैं, जो कि नो फिक्स प्राइस बट प्राइस बैंड के रूप में कार्य करते हैं, या डिमांड ड्रिवन होते हैं ये लोग। ये जो आईपीओ होते हैं बुक बिल्डिंग इशूज वाले। अगली न्यूज है डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च टू मॉडर्नाइज वेयर हाउसिंग एंड बूस्ट पीडीएस ट्रांसपेरेंसी। तो अभी हाल ही में कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च किया है। जो कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस मिनिस्टर थे, या आप ऐसे कह सकते हो, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज करने के लिए, सप्लाई चेन को इम्प्रूव बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए, किसमें? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे बताया गया। तो वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज करने से या मॉडर्न बनाने से, सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाने से और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने से क्या होगा? यहाँ पर सिग्निफिकेंस इसका है, आप पढ़ सकते हैं कि इससे लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होगी और टर्न अराउंड टाइम है वो कम होगा और सप्लाई चेन की एफिशिएंसी मजबूत होगी। इसी तरीके से लॉजिस्टिक इकोसिस्टम इंटीग्रेट होगा, किसके साथ? पीएम गतिशक्ति मॉडल के साथ। और जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स हैं उनकी फास्टर और डिग्निफाइड डिलीवरी को इंश्योर किया जा सकेगा। तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं इनको देख लेते हैं। पहला है भंडारण 360। इसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और ये एक क्लाउड बेस्ड ईआरपी प्लेटफॉर्म है। ईआरपी का मतलब है यहाँ पर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो इसको ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? ये इंटीग्रेट करेगा एचआर को, फाइनेंस को, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग को। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल होगी और स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस ऑल वेयर हाउसेस। जो सभी वेयर हाउस हैं उनके जो मानक हैं उनको समान बनाया जा सकेगा या उनका मानकीकृत किया जा सकेगा। दूसरा इनिशिएटिव है स्मार्ट एक्जिम वेयर हाउस सिस्टम। तो इसे भी सेंटर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। यह कार्य करेगा कंटेनर फ्राइट स्टेशंस और जनरल वेयर हाउसेस के लिए। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फास्टैग, ओसीआर और जीएनएसएस जैसे ऑटोमेटेड की प्रोसेसेस के माध्यम से जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जो गेट ऑटोमेशन हो जाएगा, यार्ड मैनेजमेंट को बढ़ावा मिलेगा, कार्गो ट्रैकिंग को इजी बनाया जा सकेगा और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसे स्मार्ट बनाया जा सकेगा। फिर है अन्न दर्पण जिसे कह सकते हैं। इसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो
पहले के डिपोट ऑनलाइन सिस्टम को रिप्लेस करेगा और इसमें प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट, सेल्स, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे रियल टाइम डैशबोर्ड और फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो कि फूड सप्लाई चेन से संबंधित है उनको इनेबल किया जा सके। इसी तरीके से अंतिम है आशा प्लेटफॉर्म। इसे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे बोलते हैं आशा को अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन, और ये एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो बेनिफिशरीज हैं उनको अलाउ करता है कि वो फीडबैक दे सकें और राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर फीडबैक मिलेगा, और ये फीडबैक इनेबल्ड कार्ड के माध्यम से होगा, और जो पीपल हैं वो अपने लोकल लैंग्वेजेस में या प्रिफर्ड लैंग्वेजेस में ये फीडबैक दे सकते हैं। आगे है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025। तो ये एक तरीके का पब्लिकेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रिलीज किया गया है। ये एक फंडामेंटल टूल है जो स्टैटिस्टिकल सर्वे, सेंसस, इकोनॉमिक रिसर्च एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के लिए फंडामेंटल टूल का कार्य करता है। आगे इसके बारे में बताया गया है कि ये NIC 2025 एक अपडेटेड वर्जन है 2008 का, और इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था 1962 में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा प्रिपेयर किया गया है। किसकी मदद से? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवीजन 5, जिसे डेवलप किया गया था यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन UNSD द्वारा। आगे चलते हैं। तो इसमें 2008 से 2025 में जो चेंजेस किए गए हैं मेजर, वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। तो जो कोडिंग है उसको 5 डिजिट्स से चेंज करके 6 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे इस कदम से क्या होगा कि जो काफ़ी बारीकी तक जाने में मदद मिलेगी, फ्लेक्सिबल बनाया जा सकेगा, इनेबल बनाया जा सकेगा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जिंग एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब इमर्जिंग एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट आसानी से किया जाएगा। फिर है आगे आयुष बेस्ड हेल्थ केयर एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज जैसे इंडिजीनियस सेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसी की तरीके से इसमें कुछ सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, ई कॉमर्स एंड डिजिटल इंटरमीडिएशन से संबंधित हैं। और यहाँ पर कुछ साइलेंट फीचर्स दिए गए हैं NIC 2025 के। तो जो इंटरमीडिएशन सर्विसेज का जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी इन्हेंस्ड हो गया है। अब जो नए क्लासेस बनाए गए हैं उससे क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट्स के रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है कुछ क्षेत्रों में, पावर में, रिटेल में, लॉजिस्टिक्स में, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में। आगे है जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका कवरेज बढ़ाया गया है, और इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन, प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज एंड वेब सर्च पोर्टल्स आदि को क्लासिफाइड किया गया है अलग से। एनवायरनमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया गया है, और इसके माध्यम से कार्बन कैप्चर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल रिमेडिएशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन किया गया है। फिर लास्ट में है टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन, यानी जो प्रौद्योगिकी स्वतंत्र वर्गीकरण को सुनिश्चित किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटीज़ हैं यानी गतिविधियां हैं उनका क्लासिफिकेशन इस आधार पर नहीं किया जाता है कि वे जो हैं पारंपरिक उत्पादन तकनीकों के माध्यम से की जा रही हैं या फिर आधुनिक तकनीकों के माध्यम से की जा रही हैं। तो ये सब कुछ था अब तक इकोनॉमी के बारे में, करंट अफेयर्स नवंबर, ठीक है, 2025।
इसमें एक नया प्रयोग किया गया है कि हमने लाइन टू लाइन रीड नहीं किया है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी मेरी तरफ से नहीं छूटी है, आप एक बार पढ़ के देखिए ना इसको। फिर भी आगे देखिए, 3 चैप्टर अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, पॉलिटी, आईआर और इकोनॉमी, तीनों में अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। ये दो ना चाहते हुए भी लंबे चैप्टर बन गए हैं, ठीक है। इकोनॉमी में एक नया प्रयोग किया गया है कि हम उन पॉइंट्स को सभी को कवर करेंगे, लेकिन किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। फिर भी ये 2 घंटे का वीडियो बन गया है। तो आप लोग इसको और छोटा किया जा सकता था, जो साइलेंट फीचर्स हैं या फिर क्या कहते हैं कि कुछ अलग से चैलेंजेस हैं या दूसरी चीज़ें जो हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या स्टैटिक पोर्शंस हैं, उनको थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ सकते थे और ये वीडियो कम से कम 1 घंटा सवा घंटे के आसपास बन जाता, लेकिन फिर भी 20 मिनट ज़्यादा बन गया है। तो आप लोग इसमें बताइए कि आप लोग ईजी हैं या नहीं ईजी हैं। तो इस तरीके से फिर हम आगे कवर करते रहेंगे। अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है सिक्योरिटी, ठीक है, 4th चैप्टर होगा इसका। इसी तरीके से 10 दिन में कवर कर डालेंगे इस मैगजीन को और सारे पे वीडियो बन जाएंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कितना इजी फील कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। गुड लक, ऑल दी बेस्ट, बाय।